गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं के राहुल, आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मेंटोर। आशा है होली का ये रंगों वाला त्यौहार आप सभी ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और सावधानी पूर्वक मनाया होगा। खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। त्यौहार का मतलब है कि हम एक अच्छी यादें अपने जीवन में संजोएं, कोई ऐसी हरकत ना करें, कोई ऐसी घटना या दुर्घटना ना हो जाए कि हम उस त्यौहार को एक दुखद याद के तौर पर रखें। हम उसे एक सुखद याद के तौर पर याद करें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद है आप लोगों की होली बहुत ही अच्छी रही होगी। होली का त्यौहार अब हो चुका है ख़त्म। वापस हम आते हैं अपने ट्रैक पर, यानी अपनी पढ़ाई पर। अपने कैरियर में भी रंग भरने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपना एक जॉब सिक्योर करना पड़ेगा, तभी तो फिर आगे जीवन में हम रंग भर पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि यू मे ऑल्सो राइज विद राइस स्मार्ट। आप अपने कैरियर के, अपने जीवन की बुलंदियों पर पहुंचे और राइस स्मार्ट इसमें आपका हम सफ़र रहे, ये शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चलिए जी, तो एनडीए बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का एक सपना कि वो एनडीए में जाएं और इस तरह का सम्मान पाएं। तो इस सिलसिले में जो अभी हमारा एनडीए का ये सेगमेंट शुरू हुआ है, तो इस सिलसिले में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पेपर, और वो भी 2015 के फर्स्ट एनडीए में आए हुए क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पे भी होंगे, बट मोस्टली जो इसमें से क्वेश्चंस हैं वो 2015 के फर्स्ट एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसके हम क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी, एसएससी का कंप्लीट सॉल्यूशन बैच राइस स्मार्ट के ऐप पर लॉन्च हो चुका है, जहां आप रेगुलर बेसिस पे पाएंगे 3 आवर्स की कॉन्टिन्यूस लाइव क्लास। ठीक है, 3 आवर्स की कॉन्टिन्यूस लाइव क्लास होगी। स्टडी मटेरियल एक्सटेंसिव आपको मिलेगा, क्लास टेस्ट मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा और सेमेस्टर टेस्ट मिलेगा। और इस टेस्ट के अंत में एक एनालिटिकल रिपोर्ट भी आपको मिलेगी, जहां आप देख पाएंगे कि कौन से सेगमेंट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ आपकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, सो दैट कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से कर पाएँ। जहाँ वीकनेस है वहाँ ज़्यादा, जहाँ स्ट्रेंथ है वहाँ थोड़ी सी कम समय लगाएं। डाउट क्लियरिंग सेशन ये बहुत ज़रूरी होता है। हम पढ़ तो रहे होते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो क्या उसकी क्लियरिंग हो पा रही है या नहीं। तो डाउट क्लियरिंग सेशन आपको पर्टिकुलर टीचर के साथ जहाँ भी आपके डाउट्स हैं दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जब आप अपने आप को कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच में एनरोल करेंगे तो वहाँ पर आपको एक कूपन कोड भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा, जहाँ ये आप देख रहे हैं KR500। इस कोड को आप अप्लाई करेंगे तो एक वेलकम डिस्काउंट आपको मिलेगा। हमारी तरफ से वेलकम करते हुए ये डिस्काउंट होगा, तो फटाफट से जो है वो अपने आप को रजिस्टर कीजिए। लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। इनकेस अगर सीट ऑलरेडी इस पर रजिस्टर्ड फुल हो चुके होंगे तो ये कोड आपका डिनाई दिखाएगा। तो अगर डिनाई दिखाए तो समझिए कि आपके हाथ से ये लक निकल चुका है। तो फटाफट से एनरोल कीजिए, कोड अप्लाई कीजिए KR500। और रही बात हमारे क्लास टाइमिंग की, तो वेडनेसडे और थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक का समय है, जब आप मेरे साथ केमिस्ट्री एनडीए के लिए डिस्कशन करते हैं। मंडे एंड ट्यूसडे बायोलॉजी की डिस्कशन होती है, फ्राइडे एंड सैटरडे फिजिक्स, लेकिन उसकी डिस्कशन होती है आपकी घनश्याम सर के साथ। जी हाँ, चलिए, तो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें हो गई। जो अब मेन मुद्दा है वो है अब हमारे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो देखिए 2015 में कितने बड़े बड़े और टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे। ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 जो हमारा है असर्शन है, स्टेटमेंट 2 जो है वो रीजन है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान सा तरीका कि हर स्टेटमेंट को आप अलग अलग पढ़िए और ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि क्या वो स्टेटमेंट अपने आप में एक ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं क्या, द ग्रेन्यूल्स ऑफ मॉडर्न गन पाउडर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पाउडर आर टिपिकली कोटेड विद ग्रेफाइट। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? है ना, देखते होंगे शादी वादी
के फंक्शन में या कुछ ऐसे ही फंक्शन में ना एक लंबी बंदूक जैसी स्ट्रक्चर होती है, मतलब बंदूक ही होता है, उसमें आगे से ना ब्लैक कलर का एक पाउडर भरते हैं, फिर वो एक लोहे का पतला सा रॉड होता है, उससे उसको अच्छे से दबाते हैं और फिर एक इग्निशन लगाकर उसको फायर करते हैं तो बहुत तेज़ धमाका होता है। ठीक है, तो वही गन पाउडर है, उसी का इस्तेमाल बहुत सारे विस्फोटक बनाने में भी किए जाते हैं। तो कहता है जिसे ब्लैक पाउडर के भी नाम से जानते हैं, तो क्या उसके ऊपर ग्रेफाइट की कोटिंग की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ गलत हो जाएगा, मतलब ये तो ऑप्शन में हमारा नहीं होगा। अब अगला जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि ग्रेफाइट प्रिवेंट्स द बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। देखिए जो ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं तो इनमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिससे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इस पर डेवलप होने के चांसेस होती हैं। इसके अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया तो फिर वो गन पाउडर सही तरीके से विस्फोट नहीं कर पाएगा। उससे प्रिवेंट करने के लिए ही क्या ग्रेफाइट की उस पर कोटिंग की जाती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ग्रेफाइट, अब जैसे यहाँ पर है तो एक सवाल यहाँ उठेगा कि ग्रेफाइट के साथ हमने क्यों कोटिंग की, तो उस सवाल का जवाब हमें यहाँ से मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हाँ स्टेटमेंट ए और बी यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए था। अगर कोई हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो भी अपने आप को जो है वो ना समझे कि हिंदी के तो क्वेश्चन ही नहीं आए। तो ये है पूरी तरह से डेडिकेटेड स्लाइड जहां पर आपको वही क्वेश्चन हिंदी में दिया गया है। तो हमने देखा कि आधुनिक बारूद के दाने जो काला पाउडर भी कहलाता है विशिष्ट रूप से ग्रेफाइट से लेपित होते हैं। ग्रेफाइट स्थिर विद्युत आवेश के बनने को रोकता है, बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। और हमने क्या देखा, दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही होता है। दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन 2 जो है कथन 1 का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो देखिए जो हमसे जुड़ चुके हैं उन सभी का वेलकम है और जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से उन्हें आप मैसेज करें, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने प्रियजनों को वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि फटाफट से आ जाए। केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट हो चुका है, त्यौहार का समय खत्म हो चुका है और वापस से पढ़ाई का सीजन जो है वो आ चुका है। तो फटाफट से जुड़ें, है ना। माना कि चलो त्यौहार का समय था, थोड़े से लोग थके होंगे, खेल कूद का है ही है, उछल कूद का त्यौहार ही है, थोड़ा सा हुड़दंग मचाने का भी त्यौहार है। तो उस थकान को अब दूर कीजिए और पढ़ाई के ट्रैक पर वापस आइए। तो जल्दी से अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो के सेशन को शेयर कीजिए और फटाफट से वीडियो सेशन को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं तब तक अपने अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। If the second statement is also true, then we will see whether the second statement is the correct explanation of first statement or not. Okay, so first of all, let's see whether these two statements are correct in itself or not. Statement 1, color of nitrogen dioxide changes to colorless at low temperature, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो कहता है जब लो टेम्परेचर पर लेके जाते हैं तो ये कलर से कलरलेस हो जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है। NO2 हमारा जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको आईसी कूल टेम्परेचर पर लेके जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे थोड़ा सा भी ऊपर, लेकिन ऑलमोस्ट आईसी कूल टेम्परेचर पर, तो ये अपना कलर जो है वो लूज कर देता है और कलरलेस हो जाता है। तो फिर अब एक सवाल उठता है कि अच्छा ऐसा क्या होता है जब हम इसको कम टेम्परेचर पर लेके जाते हैं तो ये कलर्ड से कलरलेस हो जाता है, ऐसा क्यों? चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 पहले पढ़ते हैं। एट लो टेम्परेचर नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 इज फॉर्म्ड विच इज कलरलेस। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही। दो मॉलिक्यूल NO2 लो टेम्परेचर पर आपस में मिल जाते हैं और ये N2O4 बनाते हैं और ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, दोनों ही दिशाओं में चलने वाला अभिक्रिया है। तो ये समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा अस्थाई होता है, स्टेबल होता है जब हमारा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और ये थोड़ा स्टेबल होता है जब वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आप ऊपर करना शुरू करेंगे N2O4 जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा और ये ब्रेक डाउन करके फिर NO2 बनाने लगेगा।
जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि जो कलरलेस गैस था अब वो धीरे धीरे वो जार कलर्ड गैस से भरने लगेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर राइज करते ही N2O4 कन्वर्ट होने लगा NO2 में और एक रेडिश ब्राउन कलर का अपीयरेंस आने लगा। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है इसके लिए है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे NO2 था, रेडिश ब्राउन कलर था, जैसे ही टेम्परेचर कम किया, डाउन करना शुरू किया, ये N2O4 में कन्वर्ट होने लगा। N2O4 इटसेल्फ कलरलेस, इसलिए जो डार्क ब्राउन कलर था NO2 का वो धीरे धीरे फेंट होने लगेगा और काफी नीचे आके तो वो एक तरह से बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जितना ज्यादा अगर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं यानी कि बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर पर, तो बहुत ही ज्यादा डार्क ब्राउन रहेगा, और अगर रूम टेम्परेचर की तरफ से लेके आते हैं तो वो धीरे धीरे फेंट होने लगता है, डार्कनेस जो उसकी है वो कम होने लगती है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि बहुत सारे NO2 मॉलिक्यूल 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम करने पर कन्वर्ट होने लगे N2O4 में और इस वजह से कलर होने लगा फीका। बहुत सुंदर, ठीक है। तो यही सेम यहां पर हमारा है। तो हमने क्या देखा कि हाँ स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और जी हाँ स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का एक सही स्पष्टीकरण भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। तो अब हमारा अगला सवाल जो सामने आ रहा है वो एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आंसर है। ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, यहां पर समय बचाने का एक ही सबसे बेस्ट तरीका है कि एक का आंसर पहले देख लीजिए और ऑप्शन में देखते जाइए वन बाय वन। ऐसा नहीं कि पहले चारों का आप करेक्ट मैच ढूंढें फिर आप उसको ऑप्शन में से सर्च करें, तो फिर ये बहुत ज्यादा टाइम आपका किल कर देगा। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं तो पहला हमारे सामने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर्मूला होता है NaOH। ये क्या है? एक एल्कली है। तो जो ऑप्शन हमारा ए का हुआ वो 2, तो इस तरह से सी और डी ये हमारे ऑप्शन से रूल्ड आउट होता है। अगर अब हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो डी का हमारा ऑप्शन बनता है 1। तो भाई दोनों जगह डी हमारा 1 है, तो हमें एक और को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं। एसिटिक एसिड हमारा क्या है? वीक एसिड है, बिल्कुल सही। एसिटिक एसिड जिसे विनेगर के तौर पे हम 5 to 8% एसिटिक एसिड का एक्वा सोल्यूशन जब बनाया जाता है तो विनेगर के तौर पे हम उसे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जिसे हम सिरका कहते हैं। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तभी तो हम उसे खाने में पीने में यूज कर रहे होते हैं। तो सी का हमारा 3 है, तो सही आंसर हमारा फिर कहां? यहां पर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरे से पहले आप लोगों में से कई लोगों ने आंसर अपने दिमाग में सोच भी लिया होगा कि सही आंसर क्या होगा। लेकिन सिर्फ सोच भर लाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, आप उस सोच को एक रूप भी दीजिए, यानी कमेंट बॉक्स में फटाफट से क्वेश्चन के आंसर को पोस्ट कीजिए। ठीक है, चैट के दौरान आप अपने आंसर को पोस्ट कीजिए, सो दैट कि दुनिया भी देखे कि हाँ आपकी नॉलेज कैसी है और उसको अप्रिसिएट करे। वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या है? अगेन से ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आंसर है, हमें देखना पड़ेगा। डायमंड इज वेरी ब्राइट। यस, ये हमारा सही आंसर है कि सही स्टेटमेंट है कि डायमंड जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। ये स्टेटमेंट तो अपने आप में सही है। अब नेक्स्ट, डायमंड हैज वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि लाइट के रिफ्रैक्शन का जो इसका पावर है वो क्या बहुत कम है? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो डायमंड इतना ब्राइट नहीं होता। आप अगर देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। तो स्टेटमेंट सेकंड जो हमारा है वो फॉल्स है, तो ये सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, जहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कथन एक तो सत्य है लेकिन कथन दूसरा जो है वो असत्य है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो एक बार थोड़ा सा सही से क्वेश्चन को देख लें ताकि समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन पूछा क्या गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बहुत सुंदर, वंस अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आप देखिए कई सारे 2015 के फर्स्ट एनडीए एग्जाम में किस तरह के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट कर पाना एग्जाम के नेचर को ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो हर तरीके के पैटर्न के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, है ना। जब हम मैदान जंग में उतरते हैं तो हमें ये नहीं मालूम कि किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो उस मैदान जंग में उतरने से पहले हर तरह के अस्त्र और शस्त्र को चलाने की शिक्षा लेकर उतरें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर हमें कहीं भी कोई भी समस्याओं का
चुनौतियों का सामना करना पड़े, चूंकि हम पूर्ण रूपेण तैयार होकर उतरे थे, तो हम हर चुनौती का सामना डट कर कर सकते हैं। तो ऐसे ही है, सिर्फ सिंपल से MCQs टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अगर हम गए और ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, इसकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हमें करनी है। ठीक है, चलिए जल्दी बताएंगे। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? ऑक्सीजन गैस इज इजीली प्रोड्यूस्ड at a faster rate by heating a mixture of potassium chlorate। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट फॉर्मूला क्या होता है? KClO3। ओके, जब इसको हीट करते हैं तो ये हमारा KCl प्लस O2 में ब्रेक कर जाता है, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन गैस हमारा रिलीज करता है। लेकिन ये कहता है कि एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड देन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट अलोन, तो कहता है इसको अकेले हीट करने की जगह हम इसे मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करके हीट करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बहुत आराम से और अत्यधिक मात्रा में हमें मिलता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जी हां, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हमें देखना है दूसरा स्टेटमेंट। मैग्नीज डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। मैग्नीज डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। चलिए एक बार अब हिंदी भाषी बच्चों के लिए भी स्लाइड लेके आते हैं। तो क्या कहता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है अप्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेगेटिव कैटलिस्ट मतलब क्या? जो प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा। तो यहां देख के ये पता चला कि भाई पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अकेले पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कराएं, इससे बेहतर है कि पोटेशियम क्लोरेट के साथ आप मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिक्स कीजिए, फिर आप उसे हीट कीजिए। तो यहां पर कह रहा है ये नेगेटिव है ना, अप्रेरक के रूप में काम करेगा, उत्प्रेरक के रूप में नहीं काम करेगा। यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, उसकी तरह नहीं काम करके नेगेटिव कैटलिस्ट मतलब अप्रेरक के रूप में काम करेगा, यानी जो प्रोसेस को डिले करेगा, स्लो डाउन करेगा। तो भाई ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है। तो अगर ये सही है तो ये गलत है, ये सही है तो ये गलत है। तो बिल्कुल हमने देखा कि स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है, मतलब ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का हम इस्तेमाल करते हैं जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट करके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस किया जाता है। दैट मीन्स मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑब्वियसली रिएक्शन के रेट को तो स्लो डाउन नहीं कर रहा है, मतलब ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है, असत्य कथन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन गया? सी। थोड़ा सा यहां पर चला गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि कथन 1 जो है वो सत्य है, लेकिन कथन 2 जो है वो असत्य है। ठीक है, तो असत्य पर सत्य की विजय हुई। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो गन पाउडर से संबंधित है। पहला क्वेश्चन भी हमारा गन पाउडर से संबंधित था कि गन पाउडर के ऊपर ग्रेफाइट की लेयरिंग क्यों करते हैं, ग्रेफाइट की कोटिंग हम क्यों करते हैं। अब यहां पर आ रहा है कि गन पाउडर का फॉर्मूला क्या है ना? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग गन पाउडर। इसमें से किसका इस्तेमाल गन पाउडर बनाने में किया जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट, तो MgSO4 फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी याद रख लेंगे। कई बार हो सकता है कि अगर डिफिकल्टी के लेवल को अप कर रहे हैं तो नाम की जगह फॉर्मूला लिख दे। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट ये हमारा KNO3 है, और सोडियम स्टेरेट ये तो बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है, ये हमारा सोप या डिटर्जेंट, सोप के लिए बेसिकली यूज करते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, कैल्शियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट एंड कैल्शियम सल्फेट फॉर्मूला इज CaSO4। तो अब सही आंसर इसमें क्या है? बारूद बनाने के लिए, गन पाउडर बनाने के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, ये है पोटेशियम नाइट्रेट, सही आंसर, जिसका इस्तेमाल गन पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। देखिए, सोडियम स्टेरेट अभी हमने पीछे पढ़ा, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, तो सोडियम स्टेरेट, सोडियम पामेट, सोडियम ओलिएट, ये सारे जो हैं सोप बनाने के एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यहां पर अब ये कह रहा है द क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, जो साबुन और अपमार्जक धोने की जो अपनी प्रक्रिया दिखाता है, वो कहता है ये कौन सा फॉर्मेशन करता है, क्या निर्माण करता है वो गंदगी के साथ कि वो इस तरह का क्लिंजिंग एक्शन शो करता है। तो ध्यान में आ रहा होगा, बहुत लोगों को तो आंसर पता चल गया होगा। अगर कोई थोड़ा सा हाँ ना में होंगे तो देख लीजिए कि मान लो ये हमारा ऑयल या डर्ट या ग्रीस पार्टिकल है जिस पे आपने सोप या डिटर्जेंट अप्लाई किया, तो क्या
कहता है ये कि ये इस तरह से इस सोप या डिटर्जेंट के अंदर ऑयल जो है उसके अंदर ये सोप या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाते हैं। नेगेटिव पार्ट जो इसका हेड है हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ये बाहर रहता है पानी के संपर्क में, और इसका हाइड्रोकार्बन टेल, ये हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, जल से दूर जाना चाहता है, इसलिए वो इस ऑयल के अंदर या ग्रीस या डर्ट पार्टिकल के अंदर एंटर कर जाता है। इस तरह से जो एग्रीगेशन हो रहा है आयंस का, है ना, नेगेटिव चार्ज है तो ये कह सकते हैं कि आयंस का एग्रीगेशन हो रहा है, आयंस का एग्रीगेशन हो रहा है। तो ये जो आयंस का एग्रीगेशन इस तरह से होता है, हम इसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, मिशेल, है ना। तो मिशेल, तो इस तरह से सोप या डिटर्जेंट जो है वो मिशेल फॉर्मेशन से क्लींजिंग एक्शन शो करता है। आप देखते हैं कभी हाथ में अगर गंदगी कम लगी है तो साबुन या डिटर्जेंट की जरूरत हमें थोड़ी सी पड़ती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो गंदगी है इसके चारों तरफ ये सोप या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स आकर एडजॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं? एडजॉर्ब, यानी सिर्फ उसकी सतह पर लगते हैं, उसके अंदर नहीं जाते, एब्जॉर्ब नहीं होते, पूरी तरह से अवशोषित नहीं होते, सिर्फ उसके सतह पर ही लग के रह जाते हैं। ठीक है, तो देखो हाथों में जब गंदगी कम होती है, जब थोड़ा सा ऑयल लगा है या थोड़ी सी गंदगी है तो थोड़ा सा आपने डिटर्जेंट या सर्फ लिया, हाथ हमारा बिल्कुल साफ क्लीन हो जाता है। लेकिन जब वही गंदगी ज्यादा होती है, ऑयल ग्रीस किसी वजह से हमारे हाथों में ज्यादा लगा हुआ है, तो फिर हमें डिटर्जेंट या सोप भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। अभी जैसे आप लोगों ने होली का त्यौहार में रंग खेले होंगे, गीले रंग भी खेले होंगे सूखे रंग की जगह, तो क्या हुआ होगा, जिन्होंने ज़्यादा गीला रंग इस्तेमाल किया होगा उनको रंग छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, समय और साथ साथ बहुत ज़्यादा साबुन लगाना पड़ा होगा। और जिन्होंने कम गीले रंग का प्रयोग किया होगा उन्हें समय भी कम, मेहनत भी कम और साबुन डिटर्जेंट भी कम लगाया होगा। और जो बिल्कुल नहीं खेला, हाथों में रंग लगा ही नहीं, तो उनको तो इस तरह की जरूरत ही नहीं। तो ये कहते हैं, तो ये जब तक मिशेल फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लिंजिंग नहीं होगा, तो अगर गंदगी ज्यादा है तो मिशेल फॉर्मेशन के लिए हमें जो सोप या डिटर्जेंट के आयंस चाहिए उसकी संख्या भी ज्यादा चाहिए, तब हमें ज्यादा क्वांटिटी में सर्फ या साबुन इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए जी, अगला सवाल क्या है? केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर और डेवलपर इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में वो केमिकल जो फिक्सर या डेवलपर के तौर पे यूज किया जाता है वो कौन सा है? फोटोग्राफी में अस्थायी कर यानी फिक्सर या विकासक, डेवलपर के रूप में उपयोग होने वाला रसायन क्या है? क्या ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फाइड है, सोडियम थायोसल्फेट है या सोडियम सल्फाइट है? बड़े ही कंफ्यूजिंग है ना, ध्यान से देखिएगा। जब कहेगा सल्फेट तो सोडियम सल्फेट तो Na2 और सल्फेट होता है SO4। जब कहेगा सोडियम सल्फाइड, है ना, सोडियम सल्फाइड, तो ये हमारा होता है सिंपली S, तो ये सोडियम सल्फाइड बन गया, सल्फाइड। और सोडियम सल्फाइट कह रहा है ना, ये सल्फेट है, सल्फाइट है, तो सोडियम सल्फाइट ये हमारा हो गया Na2SO3, ये हमारा है सोडियम सल्फाइट। अब आ गया सोडियम थायोसल्फेट, तो ये आपका है Na2S2O4 और हम इसे हाइपो के नाम से जानते हैं, और यही हमारा सही आंसर भी है इसका कि हम फोटोग्राफी के अंदर फिक्सर या डेवलपर के तौर पे किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का। बहुत अच्छा, जिसे हम हाइपो के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल आ रहा है, व्हाई इज ग्रेफाइट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एक ऐसा सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोसेस कैरी ऑन होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, यानी विद्युत की मदद से किसी कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का ब्रेक डाउन करना, उसको न्यूट्रल कंपाउंड में तोड़ देना। जैसे NaCl है, उसमें हम करंट पास करते हैं तो Na बन जाता है और Cl2 बन जाता है। तो इस तरह से NaCl का जो इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है, जिस स्ट्रक्चर, जिस डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट के अंदर किया जाता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, जो डीसी करंट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इसका रिवर्स, जब वो केमिकल एनर्जी को डीसी करंट में कन्वर्ट कर रहा होता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। अब ये देख रहे हैं मोबाइल, सभी इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। इस मोबाइल के अंदर भी सेल होता है। किस तरह का सेल है ये? बिल्कुल सही, जिस समय
आओ पीछे आ जाओ भाई। तो जिस समय आप सेल को मतलब मोबाइल को इस्तेमाल में ला रहे हैं, चार्जिंग में नहीं लगाया हुआ, इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो उसके अंदर की जो बैटरी है, जो उसका सेल है, उस समय वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा है, जो अपने अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो जाता है और आप उसको चार्जिंग में लगाते हैं, तो चार्जिंग मतलब क्या, आप अब उसे इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई कर रहे हैं। किस तरह का इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं? जी हाँ, उसको डीसी करंट देते हैं आप। घरों के सॉकेट में जरूर एसी करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन जो आप चार्जर लगाते हो तो उसके सामने जो एक बड़ा सा एडाप्टर लगा होता है, वो बेसिकली क्या करता है, उस एसी करंट को कन्वर्ट कर देता है डीसी करंट में, और फिर उस सॉकेट को, डीसी करंट को आप लगाते हैं अपने मोबाइल चार्जर में या अपने लैपटॉप के चार्जर में। तो आप डीसी करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे लैपटॉप है या मोबाइल का जो सेल है, वो क्या होता है, उस समय इलेक्ट्रिक करंट ले रहा होता है और वो इस इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर रहा होता है केमिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में। तब वो जो सेल है वो काम कर रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने के लिए जब तक आप उसको इलेक्ट्रिकल करंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं बनता, अपने आप काम नहीं करता, उसके लिए उसको बाहर से करंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। वहीं अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल की बात करें, तो वो खुद ब खुद अपने अंदर के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है। क्या लैपटॉप या मोबाइल में आपको कुछ एडिशनल सोर्स बाहर से कनेक्ट करना पड़ता है कि सो दैट कि उसके बैटरी के अंदर के केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए? जी नहीं। चार्जिंग कंप्लीट होती है या जितनी भी चार्जिंग हुई, जैसे आपने उसको डिस्कनेक्ट किया, हमारा वो सेल तुरंत इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहां पर कि ग्रेफाइट यूज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, ग्रेफाइट के रॉड यहां पर डाले हुए होते हैं। इस ग्रेफाइट के रॉड को हम कनेक्ट कर देते हैं डीसी सोर्स से। ये पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव पोल है। तो ग्रेफाइट का रॉड जो पॉजिटिव पोल से कनेक्ट होता है उसे एनोड कहते हैं। ग्रेफाइट का वो रॉड जो नेगेटिव पोल से कनेक्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज, और इसे हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैथोड। तो ये सभी ग्रेफाइट के बने हुए हैं। तो वही कह रहा है, मेनली यहां ग्रेफाइट ही यूज करते हैं, कभी स्पेशल केस में प्लैटिनम या फिर कोई अदर मेटल यूज करते हैं, लेकिन 90% से ऊपर केसेस में ग्रेफाइट यूज किया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि बताइए ग्रेफाइट क्यों यूज कर रहे हैं? ओहो, पहले ही आंसर आ गया है। तो ग्रेफाइट क्यों यूज करते हैं? कहता है ग्रेफाइट सॉफ्ट है एंड कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू इलेक्ट्रोड्स। भाई ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। ग्रेफाइट सॉफ्ट है और आसानी से इसको इलेक्ट्रोड के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रोडों में ढाला जा सकता है। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे मेटल्स हैं जिसका इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है कि क्यों हम करेंगे। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच कैन स्लाइड। बिल्कुल सही। ग्रेफाइट कई लेयर्स में बटे होते हैं और वो लेयर्स आपस में एक वीक बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होते हैं, इसलिए आसानी से उन लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, स्लिप ओवर होते रहते हैं। यही वजह है कि हम ग्रेफाइट को एक सॉलिड लुब्रिकेंट, एक ठोस स्नेहक के रूप में वैसे मशीन्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं जो काफी हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है। वहां हम लिक्विड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हम ग्रेफाइट को एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट यूज करते हैं। तो ये जो है ग्रेफाइट को हम सॉलिड लुब्रिकेंट क्यों यूज करते हैं, इसके लिए करेक्ट है। बट यहां इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्यों यूज कर रहे हैं, इसके लिए ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं बैठता है। अपने आप में देखो ये स्टेटमेंट सही है, बट दिए गए सिचुएशन के लिए ये स्टेटमेंट सही नहीं बनता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज इनर्ट टू मोस्ट ऑफ द केमिकल्स। देखो अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बहुत सारे आप केमिकल्स का मॉल्टेन या एक्वस स्टेट लोगे और फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, तो बहुत अलग अलग तरह के यहां पर केमिकल्स होंगे। तो ये ग्रेफाइट को एक दो नहीं, कई अलग अलग तरह के केमिकल्स के कांटेक्ट में आते रहना पड़ता है जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। कभी कोई अलग अलग तरह के मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंपाउंड्स उनके कांटेक्ट में आते हैं। तो कहता है कि ये मोस्ट ऑफ द केमिकल्स के लिए इनर्ट है। तो बिल्कुल ये पहला क्राइटेरिया कि जब इलेक्ट्रोड डाला जा रहा है तो उसका काम यह है कि वो इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट ना करे। दूसरा अब कह रहा है रिमेन्स इंटैक्ट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर ये इंटैक्ट भी बना रहता है, यानी कि इसकी क्वांटिटी जितनी लगाई गई है, जैसा लगाया गया वैसा ही पड़ा रहता है।
ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रहा है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। बड़ा कंफ्यूजिंग देख रहे हो ना, तो इसलिए कहा जाता है एमसीक्यूज में ऐसा नहीं होगा कि एक करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सारे ऑप्शन अपने अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा आपको वो लेना है। तो आपको सर यहाँ तो आपने अभी बताया कि डीसी करंट पास हो रहा है, तो बेहतर है, ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा बड़े आसानी से। लेकिन भाई मेरे, ग्रेफाइट के अलावा हम कोई भी मेटल ले सकते थे, वो सारे मेटल भी क्या है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। भाई कार्बन एक अकेला नॉन मेटल ग्रेफाइट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट कर रहा है, बाकी कोई सा भी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो इसका गुड कंडक्टर होना इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने के लिए एक सही क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि नहीं है ना, क्योंकि अगर यही गुड कंडक्टर वाली क्राइटेरिया होती तो हम कहते कि भाई दूसरे मेटल्स इससे ज्यादा बेहतर गुड कंडक्टर है, तो उसको हमें इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये कह सकते हैं, देखो ग्रेफाइट ठीक है गुड कंडक्टर है, लेकिन चीप है, बहुत सस्ता है बाकी के रेस्पेक्ट में, वो चीज़ यहाँ मेंशन नहीं है। तो फिर हमारा सही आंसर बनेगा सी, कि ये जो है मोस्टली इनर्ट रहता है, क्योंकि बाकी अगर मेटल हम लेते हैं तो वो दूसरे किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे। ग्रेफाइट जल्दी उनके साथ रिएक्ट नहीं करता और ये अपने स्वरूप को और अपनी क्वांटिटी को एज सच बनाए रखता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो सही आंसर हमारा इसमें है ऑप्शन नंबर सी, नॉट बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं अब, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर वॉशिंग सोडा। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या है, CaCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, MgCO3। और सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, Na2CO3। एंड पोटेशियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, K2CO3। अब ये कह रहा है वॉशिंग सोडा हम किसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम चौक, मार्बल, संगमरमर, लाइमस्टोन इस नाम से जानते हैं। ठीक है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट, विट्रियोल हम इसे कॉमन नेम में कहते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट, नो कमेंट्स। एंड सोडियम कार्बोनेट, अगर अब इसके साथ .10H2O लगा देते हैं तो यही हमारा बन जाता है क्या, वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट इज द कॉमन नेम फॉर वॉशिंग, सोडियम कार्बोनेट इज द केमिकल नेम फॉर वॉशिंग सोडा। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट wet the walls of the glass vessels in which it is kept। ग्लास में जब आप देखो पानी पीते हो तो पूरी तरह से एकदम ग्लास खाली कर दो पानी से, क्या पानी की 1, 2, 4 बूंद ग्लास के इनर वॉल के साथ चिपकी हुई नहीं रह जाती, रहती है ना, बिल्कुल सही। तो ये नहीं हो सकता है। अल्कोहल, शराब भी पीते हैं तो वो भी ऐसा नहीं है कि ग्लास के वॉल से उसका कुछ 1, 2, 4 बूंद नहीं टच रहता, वो भी अटैच रहता ही है ना। इसे कहते हैं एडहेशन एंड कोहेशन। कोहेशन क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, और एडहेशन जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के सरफेस पे लगता है, तो एडहेसिव फोर्स यहाँ पर है। ठीक है, फेनॉल यहाँ भी एडहेसिव फोर्स है, सिर्फ अकेला ऐसा है मरकरी, जिसको आप, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, तो मरकरी जिसको आप यूज करते हैं, तो मरकरी का एक भी बूंद ग्लास के वॉल के साथ अटैच नहीं होता है, यानी इसमें किसी भी तरह का एडहेशन नहीं देखने को मिलता है। बाकी सभी में एडहेसिव प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो मरकरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हार्डनेस है ना, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट आयंस के प्रेजेंस की वजह से होता है। परमानेंट हार्डनेस किसके बाइकार्बोनेट्स, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के प्रेजेंस की वजह से टेम्पररी हार्डनेस होता है, अस्थायी कठोरता, जिसको आप बॉइलिंग करके या कैलगॉन्स मेथड से दूर कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस, अस्थायी कठोरता, ये जिद्दी है, नहीं साथ छोड़ता, कहता भाई मैं नहीं जा रहा, वो तो अस्थायी था, चला गया, जल्दी से तुम्हारा साथ छोड़ गया। परमानेंट हार्डनेस, ये जल्दी साथ नहीं छोड़ेगा। दिक्कत क्या होती है परमानेंट हार्डनेस या किसी भी तरह की हार्डनेस अगर है, तो वो सबसे पहली बात कि सोप हमारा हार्ड वाटर के साथ
प्रॉपर क्लींजिंग एक्शन नहीं शो कर पाता, लेकिन डिटर्जेंट कर पाता है। ठीक है, तो ये भी एक पहचान है। सोप जहाँ पर ज़्यादा झाग नहीं बना पा रहा है ना, चिपचिपी सी स्टिकी सी कुछ चीज़ें महसूस हो रही, तो समझ जाओ कि हार्ड वाटर है। तो परमानेंट हार्डनेस ये क्लोराइड्स और सल्फेट्स आयंस के प्रेजेंस की वजह से होती है। लेकिन किसके सल्फेट्स और क्लोराइड आयंस के प्रेजेंस की वजह से? जी हाँ, ये भी मैग्नीशियम और कैल्शियम के ही सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स की वजह से होती है। तो जिसमें सोडियम है, जैसे यहाँ पर सोडियम है, यहाँ और कहाँ, यहाँ पे सोडियम है, तो ऑप्शन ए और सी ये तो हमारा रूल्ड आउट हो गया, ये नहीं होगा। अब दो ऑप्शन रह गए, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो हमने देखा बाइकार्बोनेट्स की वजह से क्या होता है? अस्थायी कठोरता यानी टेम्पररी हार्डनेस, लेकिन सल्फेट्स की वजह से क्या होता है? अस्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस। चलो यहां से ही लगा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए बेहतरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल आपके सामने आ गया है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है। किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, जल्दी से बताएंगे। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है तो उसका रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन जिसके साथ मिल जाता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। बिल्कुल सही। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ना। तो यानी जहां पर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या बनेगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा है, ओके, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो किसकी तरह काम करेगा? तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो अब यहां देखें, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज होगा वो किसकी तरह काम करेगा? बिल्कुल, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या पूछा है? कार्बन एक्ट्स एज, तो कार्बन किसकी तरह काम कर रहा है? तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब चायक के रूप में कार्य कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन हीट रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ, तो गैसेस लाइक carbon dioxide, nitrous oxide do not allow them to escape back to the space, causing our planet to heat up. These gases are known as, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, कहता है ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। तो कहता है सुबह से लेकर शाम तक जब वो सूरज की किरणें आती हैं, साथ में हीट एनर्जी भी आती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब जब रात होता है तो ये हीट एनर्जी एस्केप करके वापस यूनिवर्स में जाना चाहता है, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ये जो CO2 हैं, N2O या NO2, NOx कह सकते हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं या जल वाष्प है, वाटर वेपर है, ये सभी ऐसे गैसेस हैं जो इस हीट एनर्जी को रेडिएट होकर वापस यूनिवर्स में नहीं जाने देता, जिससे कि वो हीट एनर्जी इसी अर्थ पे ही रह जाती है और हमारा अर्थ जो है धीरे धीरे हीटअप हो जाता है। देखो, एक ऑप्टिमम चीज, हर चीज की जरूरत है। अर्थ को गर्म भी रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है। एक नॉर्मल गर्मी बनाए रखने के लिए इन गैसेस की एक नॉर्मल जो है क्वांटिटी, एक नॉर्मल अमाउंट एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारी एक्टिविटी हो रही है, इससे क्या हो रहा है? जी हाँ, पॉल्यूशन कर रहे हैं। इस सब की एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इन सबों की क्वांटिटी बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा अर्थ ज़्यादा हीटअप हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग वाला कंडीशन आ रहा है। अभी पीछे आपने देखा, न्यूज़ में बहुत ही फेमस हो रहा था एक न्यूज़ की अंटार्कटिका में लगभग हमारे उड़ीसा स्टेट के बराबर का आइसबर्ग टूटकर समुद्र में मिल गया है, और वहाँ पर अचानक से टेम्परेचर बढ़ा है जो नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा, जिससे बाकी के भी जो ग्लेशियर्स हैं उसके मेल्ट होने की खतरा बढ़ गया है। और इससे ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो बिल्कुल कोस्टल एरियाज़ हैं वो तो स्वाहा, पानी में जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है। चलिए खैर, तो अब तक अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज। और ये ग्रीन हाउस गैसेज हमारा क्या करते हैं? ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनते हैं। जो सबसे खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने वाला ग्रीन हाउस गैस है वो हमारा है जल वाष्प।
वाटर वेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट को कंडक्ट करने की सबसे कम क्षमता किसमें है इसमें, और सबसे ज़्यादा क्षमता किसमें है, हमें वो देखना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और किसकी सबसे कम है। तो तीन चीज़ें जो कंपैरिजन के लिए दी गई हैं वो है हमारा एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टेनलेस स्टील। जल्दी बताइए। तो यहाँ तो ये अंदाजा लग रहा है कि देखो हमें ये मालूम है एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों प्योर मेटल हैं, स्टेनलेस स्टील तो एक एलॉय है। तो पहले जरा हम एल्यूमिनियम और कॉपर की बात कर लें। एल्यूमिनियम और कॉपर में कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में, यानी कॉपर ज़्यादा तेजी से हीट को जो है कंडक्ट करता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा सिर्फ तब एक ही जगह हमें दिख रहा है लास्ट में, क्योंकि ये जो ऑर्डर हमें दिया गया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पर कौन है, कॉपर है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए जी, तो यहाँ पर हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। चूँकि अभी अभी सभी होली की खुमारी से निकल ही रहे होंगे, बहुत कोई अभी भी होली की खुमारी में होंगे, कुछ लोग होली की खुमारी से निकल गए होंगे। तो भाई फटाफट से अब जो समय बीत चुका है उसको पीछे रखिए और आने वाले समय की तैयारी में लग जाइए। और इसी सिलसिले में हमारा जो है ये एक पेड बैच कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशंस वो लॉन्च हो चुका है। राइस स्मार्ट के ऐप पर गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए राइस स्मार्ट गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप और वहाँ से डाउनलोड कीजिए, जहाँ आपको डेली 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी। क्लास टेस्ट होगा जस्ट क्लास के बाद, सो दैट आप भी अपने आप को असिस्ट कर पाए कि आपने क्लास में कितना समझा, कितना जाना। उसके बाद वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, सेमेस्टर टेस्ट है, जहां आप हर जगह आप अपने आप को अलग अलग स्टेज पर अपना असेसमेंट कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है। तैयारियां तो सबकी होती रहती हैं, लेकिन हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी सही है, इस चीज़ को जानने के लिए असेसमेंट जरूरी है। इससे ये भी पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। जो स्ट्रेंथ है वो तो वेरी गुड, उसे बनाए रखिए। जहाँ वीकनेस है उसको भी अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए आप अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेट कर सकते हैं, डिवोट कर सकते हैं। दूसरी खासियत यहाँ पे सिर्फ एक बार पढ़ा के नहीं छोड़ दिया जाएगा। अगर आपको डाउट आ रही है, आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो डाउट क्लियरिंग सेशन आपके साथ रखा जाएगा लाइव, जहाँ पर आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पर एक बेनिफिट लेने के लिए इनॉग्रल ऑफर, एक इनॉग्रल डिस्काउंट, एक वेलकम किट एक तरह से कह लीजिए, हम लोग आपका वेलकम कर रहे हैं। तो उसके लिए KR500 कोड जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इस बैच के लिए एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि हमारे परिवार में एक सदस्य बढ़ेगा तो हम भी खुश, और आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, आप भी खुश, है ना। खुशियाँ बांटते चलो, ठीक है। और सुबह YouTube पे लाइव जुड़ने के लिए मंडे ट्यूसडे बायोलॉजी के लिए सुबह 10 बजे जुड़ेंगे, वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री के लिए सुबह 10 बजे जुड़ेंगे, फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स के लिए सुबह 10 बजे जुड़ेंगे। तो सुबह 10 बजे मंडे टू सैटरडे डेडिकेट कर दीजिए साइंस को, जहां अभी फिलहाल हमारा जो सेगमेंट है फोकस्ड है NDA के ऊपर। तो अपने दोस्तों को भी ये बताइए, उन्हें भी हमारे साथ जोड़िए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं राहुल अभी आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।